नमस्कार साथियों, द्वीप विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है उत्तराखंड LT 2024 का, वो है भारतीय शिक्षा प्रणाली, यानी कि पहले आज़ादी से पहले भारत में किस प्रकार की शिक्षा थी और आज़ादी के बाद भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली चल रही है। तो देखिए दोस्तों, वैसे अपने आप में जो है आज़ादी से पहले और आज़ादी की बात की अगर हम बात करें तो लगभग पता नहीं हज़ारों किताबें इसमें लिखी जा चुकी हैं। तो हमने इतना ज़्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हम एक बस फ्रेमवर्क रखेंगे, जो है किस तरीके से पहले शिक्षा प्रणाली थी और कैसे उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों की कैसी थी और अब कैसी है, इसका एक फ्रेमवर्क के माध्यम से इसे देखने की कोशिश करेंगे। बाकी अलग अलग तरीके से इतना डिटेल में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है 30 नंबर की यहाँ से जो है पूछा जाएगा। तो 30 नंबर में इतने ज़्यादा टॉपिक हैं, लगभग अगर आप काउंट करेंगे तो 120 से 125 टॉपिक हैं। तो इसी हर किसी को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो वो जो है आप पूरा सिलेबस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा है कि एक फ्रेमवर्क देखते हैं, उसके अनुसार अंडरस्टैंडिंग डेवलप जो है आपकी भी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो देखते हैं सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा थी। तो उसे हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले वैदिक काल में किस प्रकार से शिक्षा थी, फिर बौद्ध काल आया, बौद्ध काल में किस तरीके से शिक्षा थी। यहाँ पर इस्लामिक पीरियड आया, जब मुग़लों का आक्रमण हुआ था, उसके बाद यहाँ की शिक्षा प्रणाली क्या हुई थी। और फिर ब्रिटिश आए, उसके बाद जो है यहाँ की शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार के परिवर्तन आए। तो इस पर हम बात करेंगे, एक संक्षिप्त में जो है इस पर ब्यौरा रखने वाले। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको पता है कि 1968 में भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी, फिर 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई थी और 86 के बाद 92 में भी आई थी। तो 92 में वो रिवाइज थी और जो है इसी NEP 1986 से संबंधित थी। 5 साल के बाद जो है उसमें जो थोड़ा कुछ कमियां रह गई थी, तो उसी को 1992 में भी लाए थे, उसे संशोधित राष्ट्रीय नीति कहते थे। और 2020 में NEP 2020। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व वैदिक काल में शिक्षा किस तरीके से दी जाती थी। तो इसमें देखिए, वैदिक काल में शिक्षा जो है विद्यार्थी जीवन की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी। तो सबसे पहले क्या होता था, बालक का उपनयन संस्कार होता था और वहीं से बालक की शिक्षा आरंभ मानी जाती थी। वैदिक काल में अध्ययन अध्यापन का दायित्व पूर्ण रूप से ब्राह्मणों का था। गुरु का जो घर होता था वो शिक्षा का केंद्र था, जो प्राकृतिक परिवेश में स्थित होता था। सीखने के स्थान को गुरुकुल कहा जाता था। तो आपको पता है जो है उपनयन संस्कार होता था और ब्राह्मण ही उसमें शिक्षा देते थे, और जो ब्राह्मणों का घर होता था वही शिक्षा का केंद्र होता था। तो इस तरीके से जो है सबसे पहले वैदिक काल में जो है शिक्षा दी जाती थी। वहाँ पर ऐसा कोई प्रॉपर फॉर्मेट था नहीं, जो मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। और इसी प्रकार से फिर उसके बाद आया बौद्ध काल। बौद्ध काल में हम शिक्षा की अगर बात करें तो बौद्ध शिक्षा में गौतम बुद्ध के शिक्षण पर आधारित थी। तो जो बौद्ध काल में शिक्षा थी वो पूरी शिक्षा गौतम बुद्ध के शिक्षण पर आधारित थी। शिक्षा का उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार था और अल्टीमेट जो एम था वो निर्वाण की प्राप्ति था। इसी प्रकार मठ बौद्ध काल के दौरान शिक्षा के केंद्र थे। अब शिक्षा के केंद्र जैसे वैदिक काल में जो ब्राह्मण होते थे उनके घर होते थे, और इसमें क्या होता था, इसके दौरान जब बौद्ध काल में मठों की स्थापना शुरू हुई थी तो मठ होते थे और वही शिक्षा के केंद्र अपने आप में होते थे, यानी विद्यालय होते थे। इसके उद्देश्य आज भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो आज भी जो है बौद्ध काल की जो शिक्षा है उसके जो उद्देश्य हैं आज भी जो है लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। इसी प्रकार से इस्लामिक, उसके बाद पता था मुग़ल आ गए थे, यहाँ पर मुग़लों का राज हो गया था, उन्होंने शिक्षा को अपने तरीके से जो है दिखाने की कोशिश की थी। तो इस्लामिक काल की बात करते हैं। इस्लामिक शिक्षा पैगम्बर मोहम्मद के उद्देश्यों पर आधारित थी। शिक्षा के उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसी प्रकार इस्लामिक शिक्षा के दौरान मकतब और मदरसे शिक्षा के केंद्र थे। तो ध्यान रखना, इस्लामिक शिक्षा के दौरान क्या थे, मकतब और मदरसे जो है में ही शिक्षा होती थी। जैसे वैदिक काल में जो ब्राह्मणों के घरों में जो गुरुकुल होती थी वहाँ होती थी, बौद्ध काल में मठों में होती थी, और इस्लामिक काल में ये शिक्षा जो है मकतब या फिर मदरसे इनके अंतर्गत होती थी। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं इस दौरान इस्लामिक काल में शिक्षा में की गई थी। इसी प्रकार उच्च जो है ब्रिटिश काल जो है, जो उसके बाद क्या हो गया, मुग़ल आने के बाद जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने युद्ध किया था, मुग़लों को हराया था। उसके बाद पूरे भारत में ब्रिटिश
जो है शिक्षा लागू हो गई थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा ईसाई मिशनरियों द्वारा आरंभ की गई थी। शिक्षा का उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में जो शिक्षा भारत में दी गई तो उसमें क्या हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ब्रिटिश काल के दौरान विद्यालय शिक्षा के केंद्र थे। अब जो आजकल के जो विद्यालय हैं इस टाइप से जो है यहाँ पर विद्यालय शिक्षा के केंद्र बने। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग यहाँ पर व्यवस्था थी। तो आपको पता है मैकाले की शिक्षा व्यवस्था भी आपने जो है पढ़ी है हिस्ट्री में। तो किस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने जो है भारत की जो पुरातन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको नष्ट करने का काम किया और जबरन जो है ब्रिटिश शिक्षा को थोपने का काम किया था। और उनका उद्देश्य था कि जो है सबसे पहले भारत की जो संस्कृति जो है उसको नष्ट किया जाए और अपनी संस्कृति भारतीयों पर थोपी जाए और इस तरीके की शिक्षा दी जाए कि लगभग यहाँ पर जो है क्लर्क पैदा हों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क पैदा हों जो अंग्रेज़ों का काम कर सकें। बाकी शिक्षा जो है नहीं दी जाती थी। तो ब्रिटिश काल में शिक्षा इस तरीके से होती थी। इसी प्रकार स्वतंत्रता की बात करें तो विभिन्न आयोग बने। जो है सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग बना था, आपको पता है 1948 में। तो ऐसी करके पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी थी। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति थी। समस्त देश में शिक्षा की संरचना 10+2+3 के आधार पर हो, ऐसा इसमें कहा गया था। 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा की इसमें बात की थी। 2 वर्ष की उच्चतर शिक्षा की बात की थी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की, और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स करने की इसमें बात की थी। और लगभग जो त्रिभाषा सूत्र है इसमें सबसे पहले NEP 1968 में ही इस त्रिभाषा सूत्र का जो है बात यहाँ पर हो गया था। इसी प्रकार NEP 1986 आई दूसरी शिक्षा नीति। यह स्वतंत्र भारत की दूसरी शिक्षा नीति थी। देश में समान शिक्षा संरचना 10+2+3 लागू होनी चाहिए, इसकी संस्तुति इसने की थी। इसमें भी 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा थी, 2 वर्ष की उच्चतम माध्यमिक शिक्षा थी और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स था। तो लगभग जो 1968 में कहा गया था वही 1986 में भी कहा गया था। त्रिभाषा सूत्र की बात भी इसमें कही गई थी। अब फिर जो एक लेटेस्ट जो शिक्षा नीति 2020 में आई है NEP 2020, इसमें क्या था विद्यालय शिक्षा संरचना को यहाँ चेंज किया गया था। 5+3+3+4 जो है विद्यालय शिक्षा की संरचना को 4 चरणों में बांटा गया था, जिनमें पहला चरण जो है उसे फाउंडेशन चरण कहते हैं, फाउंडेशनल स्टेज से कहा गया, जिसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे और 6 से 8 वर्ष की आयु तक के बच्चे इसमें आते थे। 3 से 6 वर्ष की जो आयु है 3 साल, इसमें बच्चे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल में जाएंगे, जिन्हें बाल वाटिका भी कहा जाते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता है गिजू भाई बदेगा ने दिया था। और 6 से 8 वर्ष 2 साल जो है फर्स्ट एंड सेकंड। तो फाउंडेशनल चरण जो है सबसे पहले NEP 2020 में बोला गया है, जिसमें 3 से 8 तक के बच्चे, 8 साल तक के बच्चे, क्योंकि क्या है कॉन्सेप्ट है 5+3+3+4 है। तो पहले के जो 5 वर्ष हैं इनमें भी दो भाग हैं, जिसमें 3 से 6 साल का 3 साल का एक है और 6 से 8 साल में 2 साल का एक है, जिसमें 3 से 6 साल में बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा, प्री स्कूल में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा, और बच्चे 6 से 8 के बीच में वो जाएगा क्लास 1 और क्लास 2 में। इसी प्रकार से दूसरा जो चरण था इसे प्रीपेट्री स्टेज कहा गया, प्रारंभिक चरण गया। इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें क्लास 3 से 5 तक के जो बच्चे हैं इस स्टेज के अंतर्गत आएंगे। मिडिल स्टेज, मध्य चरण, ये 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है, जिसमें यहाँ भी 3 साल हैं, और यहाँ पर जो है क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चे इसमें आएंगे। और इसी प्रकार से अगला चरण है सेकेंडरी स्टेज, जिसे माध्यमिक चरण कहते हैं, जिसमें 14 साल से 18 साल तक के बच्चे आएंगे, और क्लास 9 से 12 तक इसमें जो है क्लास के बच्चे इसमें आएंगे। तो इसमें और भी संस्थितियाँ हैं। यहाँ पे NEP 2020 पर्टिकुलर हमारे सिलेबस में है। जब ये सिलेबस का पॉइंट आएगा तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा बताने का तात्पर्य यह है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली स्वतंत्रता से पहले कैसे थी, स्वतंत्रता के बाद किस तरीके से बदली है और क्या क्या प्रभाव इस पर पड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी वीडियो है और जो है आपके लिए लाभदायक ये वीडियो हुई होगी। तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।